जय सिया राम। आज बसंत पंचमी का पावन पर्व है और हमारी भारतीय संस्कृति में आज के दिन का महत्व माँ सरस्वती, जो कि शब्द, ज्ञान, लय, सुर, वीणा और वाणी की अधिष्ठात्री देवी है, उनका प्राकट्योत्सव दिवस है। आज ही के दिन धरती के श्रृंगार हेतु माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था और माँ सरस्वती ने देवों की इस भूमि पर विशेष कृपा की है। तो हम माँ सरस्वती के श्री चरणों में शब्द अर्पित करते हैं। या कुंदेदु तुषारहार धोला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। काट अंध उर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्जर। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, हे वीणा धारिणी वरदे, हे वीणा धारिणी वरदे। माँ सरस्वती हम सबके मनोबल और अंतर्मन और हमारे पुरुषार्थ और पराक्रम का विकास करे, विस्तार करे, यही निवेदन। बंधुवर, हम और हमारी धरा यहाँ पर प्रकृति को भी जगदम्बा के रूप में पूजती हैं। तो जगदम्बा के जो 3 स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती वंदित हैं, पूजित हैं और हमारे धरती पर, हमारे राष्ट्र के बेटों पर उनकी विशेष कृपा रही है। चूँकि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से बात होती हैं पराक्रम की, शौर्य की, धन की, वैभव की और ज्ञान बुद्धि के विस्तार की। आज का दिवस 23 जनवरी है और माता सरस्वती के प्रकटोत्सव के साथ में आज के दिन में ऐतिहासिक एक और महत्व है। 23 जनवरी 1897 और हम बात जब करते हैं पराक्रम की, तो भारत की भूमि पर एक ऐसे लाल का प्राकट्य हुआ। तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी और हम वर्तमान की बात करें तो उड़ीसा की भूमि कटक पर जो बड़ा मेधावी जन्म से ही वो थे और माता प्रभावती के लालन पालन से उनका जो व्यक्तित्व इस प्रकार बना कि कालांतर में वो बड़े होकर के राष्ट्र की सेवा के लिए चल पड़े। उन्होंने ICS की परीक्षा ब्रिटेन में जाकर उत्तीर्ण की, लेकिन उनके जीवन में चूँकि संस्कार ऐसे भरे थे भारत भूमि के, राष्ट्र उस समय ब्रितानी हुकूमत के अधीन था। तो जब वो ICS की परीक्षा उन्होंने पास करी तो साल भर के अंदर ही उनके मन में ये विचार आया कि सेवा एक की हो सकती है, 2 की नहीं। अगर मैं ICS की नौकरी करता हूँ तो ब्रितानी हुकूमत के अधीन रहना पड़ेगा और मेरा लक्ष्य माँ भारती की सेवा करना है, माता को जो गुलाम की बेड़िया में जकड़ी हुई है उससे मुक्त कराना है। तो उन्होंने ICS जो समय कलेक्टर की नौकरी हुआ करती थी उससे इस्तीफा दिया और चल पड़े भारत भूमि की सेवा पर। यहाँ पर आए, महात्मा गांधी से मिले, कांग्रेस के साथ जुड़े और चल पड़े राष्ट्र सेवा के पथ पर। लेकिन ब्रितानी हुकूमत का जो अत्याचार बहुत बढ़ता जा रहा था और हमारा तत्कालीन जो नेतृत्व था, जो कांग्रेस के नेतृत्व में थे, वो बहुत उदारवादी तरीके से लड़ रहे थे। उनके साथ बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाए और उनके एक विचार जो हुआ कि जैसे को तैसा करना चाहिए और उन्होंने उनके मन से जो भाव अंदर से जगे, उन्होंने
एक राष्ट्र चुना कि प्रतिकार इनका करना चाहिए, और उन्होंने युवाओं का आह्वान किया। और उसी समय लगभग हम बात करें तो भगत सिंह, चंद्रशेखर और सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम, अशफाक उल्लाह, ऐसे अनेक प्रकार युवाओं की तरुणाई चली, और उन्होंने जब संघर्ष चालू किया तो अंग्रेज़ों के दांत खट्टे हुए। कालांतर में युवा पीढ़ी, आप सबको विदित हैं कि कैसे उनके साथ षड्यंत्र हुआ और वो फांसी के फंदे पर झूले। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो इस देश की सेवा कर रहे थे, अंग्रेज उनसे बहुत भयभीत हो गए थे। कई बार उनको जेल में डाला और फिर उनको नज़रबंद कर दिया। जब उन्होंने देखा कि राष्ट्र की एक धारा अंग्रेज़ों के साथ चल रही है, उनके साथ चल करके देश को आज़ाद कराना चाहती हैं या उपनिवेश के रूप में आज़ाद कराना चाहती हैं, उनको ये स्वीकार नहीं था। और वो नज़रबंदी से ही, चूँकि उस समय की जो काल था वो द्वितीय विश्व युद्ध का काल बन चुका था, तो यहाँ से भारत उन्होंने नज़रबंदी से निकले, वो चले गए। जापान अनेक देशों में होते हुए उस समय मित्र राष्ट्र और जापान और इनके बीच में जो युद्ध चल रहा था, उसमें जा कर के उस समय वो जर्मनी के तानाशाह से मिले और भारत को आज़ाद करने के लिए एक नई मुहिम छिड़ी, और आज़ाद हिंद फौज के नाम से उन्होंने एक पूरे विश्व में एक भारत की धरती से बाहर एक ऐसा संगठन खड़ा कर दिया कि वहाँ पे लाखों की संख्या में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के सैनिक तैयार कर लिए। और आज़ाद हिंद फौज की सेना ने ब्रितानी जो हुकूमत थी उनके नाको चने चबवा दिए, और वो जापान के साथ मिलकर अपने सेना नायकों के साथ चलते हुए उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया, और वो भारत की भूमि की तरफ बढ़ रहे थे। तभी जो मित्र राष्ट्र थे उनको लग रहा था कि ये भारत तक पहुंच जाएंगे, तो जापान के सहयोग से चल रहा था, तो उन्होंने, अमेरिका ने उस समय नागासाकी, हिरोशिमा पर बम गिरा दिए। जापान ने उस समय अपनी हार स्वीकार कर ली, और तत्काल जो विश्व युद्ध चल रहा था वो रुकना पड़ा। और हमारे उस समय के जो नेताजी अपना आंदोलन करके चल रहे थे, उनको भी तत्कालीन समय में वहाँ पर अपने अभियान को, जो कि कोहिमा तक आ गए थे, अंडमान निकोबार पे भी उन्होंने जो है अंग्रेज़ों की जो ध्वज उतार करके यहाँ पे तिरंगा उन्होंने फहरा दिया था। लेकिन उनको अपना अभियान रोकना पड़ा, और चूँकि अंग्रेज उनको पकड़ना चाहते थे, जैसा कि इतिहास में कहीं पढ़ने में आता है कि जिंदा या मुर्दा, तो उनको वहाँ से वो जाने का एक प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं कि जापान से किसी तरह निकला जाए। अब उनके नेताजी तो कहते हैं कि वो अलग अलग प्रकार का उनका योजनाएं होती थी, एक ही चीज़ पे उनके 2-2, 3-3 तरह की प्लानिंग होती थी कि ये अगर हुआ तो कैसा हुआ, ये फेल हुआ तो इसके बाद ये इतनी थी, ऐसा 3-3 प्लानिंग वो करके रहते थे। और जीवन में उन्होंने किया तो वो वहाँ से निकलना चाहते थे। तो तथाकथित नेताजी के जन्म से संबंधित जितना बातें नहीं होती, उतनी बातें नेताजी के अवसान के संबंध में आज भी विस्मय हैं। रहस्य बना हुआ है कि नेताजी का हुआ क्या, और कहा ऐसा जाता है कि 1945 में उनका जो है एक जहाज़ उड़ता है टोक्यो से वो ताइवान गए थे, ताइवान से एक जहाज़ उड़ता है और फिर वो क्रैश हो जाता है, और उसमें नेताजी का अवसान हो गया, ऐसा कहा गया। और इसके लिए जांच आयोग भी सरकारों ने समय समय पर बिठाए, लेकिन जो जांच आयोग बिठे, शहनवाज खान समिति हो या खोसला आयोग हो, इन्होंने रिपोर्ट दी कि उनका नेताजी का जो अवसान है वो हो गया था जहाज़ में। जबकि बाद में जब 1990-2000 के दशक के आसपास एक PIL फाइल हुई थी अपना हाई कोर्ट में, बंगाल के हाई कोर्ट में, वहाँ पर से फिर सरकार को एक आदेश मिला कि नेताजी की पुनः जांच कीजिए। तो उसमें से फिर एक मुखर्जी आयोग बना, और मुखर्जी आयोग ने बहुत ही तत्परता से जा कर के उसकी जांच की, और उन्होंने बहुत विदेश उसके लिए यात्राएं की, ताइवान से भी ताइपे, जहाँ पे वो दुर्घटनाग्रस्त बताए वहाँ पे भी गए। लेकिन उस दिनांक में कोई भी जो है वहाँ पर हवाई जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हुआ नहीं था। तो ये बड़ा एक रहस्य बना हुआ है। ऐसा भी कई बार कहा गया कि बाद में भी नेताजी को कभी रशिया में भी देखा गया है, और उसके बाद भी जिंदा रहे हैं। और मेरे हाथ में एक बहुत पुरानी एक पत्रिका आज मेरे हाथ में आई है, ये 1900
87 की पत्रिका है, लगभग 40 साल पुरानी पत्रिका है। जब मैं इसमें पढ़ रहा था तो इसमें सुभाष चंद्र के बारे में कुछ लेख लिखे हुए हैं, जिसमें आमी सुभाष बोल जी, देश बटेगा तो पतन के गड्ढे में गिरेगा, और इस प्रकार से इतिहास मौन रहा या रहने दिया गया, और भारत माँ का लाल आज़ादी का दीवाना कहाँ चला गया, इस प्रकार के इसमें लेख हैं। कहा जाता है कि नेताजी उस हवाई दुर्घटना में, ऐसा माना जाता है कि वो उनका अवसान नहीं हुआ था, और आज़ादी के बाद भी बहुत दशक तक वो यहाँ पर रहे हैं। और ये 1987 का पत्रक मेरे पास 40 साल पहले का है लगभग, और मैं उस समय लगभग 15-16 का था। मेरे हाथ में कहीं से एक पत्रिका आई थी, तो मैंने उसको जिल्द करा के रख लिया था, और अभी भी संभाल करके रखी हुई है पत्रिका। 5 जन पत्रिका है। लेकिन कहना ये चाहता हूँ बंधुओं कि नेताजी के अवसान के समय बहुत रहस्य हैं, और भारत की भूमि पर उनको अपना लाल को हम आज तक प्रकट नहीं कर सके उनके साथ हुआ क्या था। पूर्ववर्ती जो सरकार रही है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो हुआ था आज़ादी के नाम पर, उन्होंने नेताजी, या मैं कहूँ कि राष्ट्रवादी जो ताकतें रही हैं, पता नहीं कारण क्या रहा, लेकिन राष्ट्रवादी ताकतों को आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद में भी बहुत कुछ दबाने की जो उस समय प्रचलन रहा है, उसी में से नेताजी का बारे में भी जो बहुत कुछ खोजा नहीं गया। लेकिन बात करें महात्मा गांधी की, तो उनकी एक अनुयायी थी, उनकी सचिव थी, जो दादा भाई नौरोजी की पोती थी, खुर्शीद नौरोजी। उन्होंने नेताजी का अवसान 1945 में होता है, लेकिन उन्होंने 1946 में जो अपना अमेरिका के एक पत्रकार थे, उन्होंने एक चिट्ठी पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी है कि अगर सुभाष चंद्र बोस किसी तरीके से रशिया से भारत में अगर आ जाते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ी हलचल हो जाएगी, और यहाँ के नेतृत्व के लिए भी और यहाँ की जनता के लिए भी बहुत खलबली मचेगी, वो हो जाएगा। तो इस प्रकार की एक पंक्ति का विवरण तथ्यात्मक है, आता है। और हमारे जो बहुत खोजी पत्रकार हैं, आप सभी देखते होंगे यूट्यूब पे, गूगल पे आजकल बहुत सारा मसाला है, जिसमें हम अनुज धर साहब की बात करें, या और भी हमारे बस जो बख्शी साहब, जनरल बख्शी साहब की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे पत्रकारों की टीम है जिन्होंने बहुत बारीक तरीके से अनुसंधान किया है। और उन्होंने जो अपना CFS तरीके की बात करें तो वो भी किया है, और DNA की जांच करने की बात करें तो वो उसमें किया है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने जो लेखन होता है, उस लेखन को मिलाने का बात किया है। तो बाहर विदेशों में उन्होंने जांच कराई है, तो जब अपने यहाँ जांच कराते हैं तो वो उनकी हैंड राइटिंग फेल हो जाती है, लेकिन विदेशों से जांच आती है तो कहा जाता है कि ये जो मैच है, ये दो पत्रिका बिना नाम के भेज जाता है, लेकिन दोनों राइटिंग एक बताई जाती हैं, जो सुभाष चंद्र बोस की। और बात करें तो एक समय, उस समय अयोध्या में कोई गुमनाबी बाबा हुआ करते थे, ये पत्रिका उसी दशक के आसपास की है, जिनका अवसान हुआ था 1985 में। तो जब उनका अवसान हुआ गुमनामी बाबा का, तो ऐसा माना जाता है, बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि वो सुभाष चंद्र बोस थे, और जब उनका अवसान हुआ और उनके न्यायालय के आदेश पे उनकी सारी सामग्री को सुरक्षित रखने का आदेश हुआ, और जब उनके जहाँ पे वो थे तो तत्कालीन समय में अयोध्या में, वहाँ पे सरयू नदी के किनारे उनका दाह संस्कार हुआ था। और उनकी सारी संस्कृति को, जो 22 बड़े बड़े इसमें जो सूटकेस होते हैं उनमें वो थी, बक्सों में थी। उन 22 बक्सों में लगभग 2700-2800 तरह के अलग अलग उनके दस्तावेज हैं, या नेताजी जो भी मिले हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं संबंध पूरा नेताजी के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा उसमें जो सामग्रियाँ मिली वो सब नेताजी संबंधी पत्र थे, या फिर नेताजी के परिवार के फ़ोटो थे, उनके पिताजी के फ़ोटो थे, उनके माताजी के फ़ोटो थे, सभी सुरक्षित रखे हुए थे। और बहुत सारी सीमियाँ, जिसमें नेताजी जो वर्दी में, जिसमें हम सुभाष चंद्र बोस को देखते हैं खाकी रंग का, वो भी पूरा सूट उसमें रहेला, और सब सुरक्षित हैं। बहरहाल जो भी हैं, लेकिन जो सपना था, एक ऐसा भारत हम बनाएंगे जिसमें सागर के समान समता भी होगी और माँ के समान ममता भी होगी। एक ऐसा भारत जिसका युवा अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा, मगर अपने कर्तव्य पालन के लिए भी तैयार रहेगा। ये जो भाव पैदा होने चाहिए थे, जो सपने देखे थे हमारे आज़ाद कराने वाले सेना नायकों ने, वो सपने आज भी पूरे नहीं हुए हैं। हालांकि बहुत कुछ बदला हुआ है, और वर्तमान समय में हम नेताजी की जो राजपथ को नाम देकर, कर्तव्य पथ दे करके वहाँ नेताजी की स्थापना भी हुई है। और हमको उम्मीद है कि कुछ समय बाद में जो भी हैं, लेकिन रहस्य से पर्दा हटेगा और भारत के महानायक को
जनता के मन में विश्वास जग रहा है। इस सरकार से भी अभी उम्मीद है, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी फाइलों का प्रकटीकरण भी हुआ है, लेकिन अभी पूरा खुलासा नहीं हो पाया है। जो भी हो, भारत के महानायक को सम्मान मिलना चाहिए। और अटल जी जब प्रधानमंत्री के रूप में गए थे रेंकोजी, जहाँ पे टोक्यो में, जहाँ पे नेताजी की अस्थियाँ संग्रहित की गई हैं, रखी हुई है ऐसा माना जाता है, तो वहाँ पे अटल जी ने जो विजिटर बुक होती है उसमें उन्होंने बड़ी चतुराई से लिखा था कि यहाँ पे जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृतियाँ जीवित हैं, इस प्रकार से लिखा था। तो नेताजी का अपना अटल जी की बात करें तो वो तो बहुत विद्वान आदमी वो भी थे, और उनका अलग ही अपना वो सोचने का, कहने का लहजा और तरीका होता था। लेकिन अपन उम्मीद करते हैं कि आज के दिन माँ सरस्वती कृपा करे और हमारे भारत के राष्ट्रनायक जिन्होंने भी देश के लिए बलिदान दिया उनको यथास्थान सम्मान मिले। नेताजी का वास्तविककरण जो भी हो, बहुत समय हो चुका, आप बात करें तो लगभग उस 129 वर्ष की आयु अभी हो जाती है उनकी, लेकिन उनका जो भी है उनको बराबर सम्मान मिल के प्रकटीकरण हो। और हम बात करें तो हम सभी राष्ट्र के लिए जिए, मानवता के लिए जिए। हमारे सेना नायक उन्होंने जो इस राष्ट्र के लिए अपने एक एक उद्देश्य के लिए पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया, पूरे जीवन को बलिदान कर दिया। उन महानायकों का स्मरण करते हुए हम अपना जीवन जिए और भारत भूमि के लिए जिए। और मैं पुनः कोट कर दूं अटल बिहारी वाजपेयी को, तो राष्ट्र केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखर है, कश्मीर इसका किरीट है, दिल्ली इसका दिल है, पंजाब और बंगाल दो विशाल भुजाएं हैं, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दो विशाल जंगा हैं, कन्याकुमारी इसके पंज हैं, सागर इसके चरण धुलाता है, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं, ऋतुराज बसंत इसका श्रृंगार करता है। ये देवताओं की भूमि है, ये अवतारों की भूमि है, सन्यासियों की भूमि है, तीर्थंकरों की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और अगर मृत्यु ने हमको बुला लिया तो हम मरेंगे भी इसके लिए। और हमारे मरने के बाद भी यदि कि हमारी अस्थियों को गंगा जी में प्रवेश किया गया और किसी ने कान लगा करके सुना तो एक ही आवाज़ सुनाई देगी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जय हिंद का ये नारा जो हमारे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और एक अभिवादन बन गया, आज भी बोलचाल की साधारण भाषा में हम जय हिंद बोलते हैं। तो जय हिंद ये सुभाष चंद्र का दिया हुआ है हमारा नारा, और जिसके अमर तिरंगे पर छलांग लगा था चीता था, अभिवादन अभिवादन जय हिंद कहकर जिसने जनगण का मन जीता था। हम नमन करते हैं उस महामना को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।